बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा और परवेज़ रशीद साहब की एक ऑडियो लीक आई थी। उस ऑडियो लीक के बाद मरियम नवाज़ साहिबा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि जनाब ये ऑडियो लीक एंड एवरीथिंग। तो मरियम साहिबा ने कहा था वो छोड़िए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किस कानून के तहत मेरी ऑडियो टैप की गई या मेरी कॉल को टैप किया गया। चले, वो मरियम नवाज़ साहिबा अपोजिशन वाली मरियम नवाज़ साहिबा थी। अब मरियम नवाज़ साहिबा या उनके चचा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत वाले शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा हैं। डेवलपमेंट है जनाब वाला रिसेंट कि अब पाकिस्तान के अंदर जुलाई 8 का ये एक नोटिफिकेशन है और इसके नोटिफिकेशन की रूह से ISI का 18वें ग्रेड से ऊपर का या 18वें ग्रेड का अफसर जिनको इजाज़त दी जाएगी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट की जानिब से, वो किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकेंगे, किसी भी मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेंगे और उसके लिए उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। पहले कुछ मैकेनिज्म इस किस्म का कि ये मैटर है और ऑफ द रिकॉर्ड बताना पड़ता था, ये मैटर है, हमें इसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करना है, ये रिकॉर्डिंग करनी है, हमें कोई डाउट्स हैं एंड एवरीथिंग। तो अब वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो राह से हटा दी गई हैं। एक चीज़ इसके बाद एवरीबडी इज़ वॉचिंग एवरीबडी, मतलब इसमें मैं एवरीबडी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप 10 लोग भी हों और आप पूरे मुल्क को अगर आप देख सकते हो या पूरे मुल्क को आप वो कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, तो फिर आप उन 10 से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो। सो इस टाइम के ऊपर ISI के ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉकेट नहीं है। ISI का 18वें ग्रेड का अफसर जिस किसी को भी चाहेगा बगैर इजाज़त लिए, हुकूमती या अदालती इजाज़त लिए बगैर वो कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकेंगे, इंटरसेप्ट कर सकेंगे और ये नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। एक चीज़, अब इससे थोड़ा सा वापस जाइए तो एक और नोटिफिकेशन आपको याद होगा, ये था 2 जून 2022 का, जब शहबाज शरीफ साहब पहली टर्म वजीर आजम बने थे। अप्रैल में यह वजीर आजम बने थे और ये 2 जून 2022 का एक नोटिफिकेशन था। इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred by subsection 1 of section 25 of the Civil Servants Act 1973, read with notification number SRO dated 27 February 1988, the Prime Minister is pleased to notify DGISI as special vetting agency for verification and screening of all public office holders, officers category। 2022 में शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो जनाब ने तब भी तमाम सरकारी मुलाजमीन को चुक के वेटिंग जो थी कि इनका देखना कि ये कैसा काम कर रहे हैं, इनका मॉरल करप्शन क्या है, फाइनेंशियल करप्शन क्या है, जो रिपोर्ट थी वो भजन एजेंसियों ने लिखनी थी। तो इन्होंने तब भी उठाकर सारे जो सरकारी मुलाजमीन थे वो टक करके ISI के नीचे दे दिए थे। एक ये बड़ी बहस है और आज भी ये पढ़े लिखे सर्कल्स जो अफसरान के सर्कल्स हैं या जो समझते हैं कि हर डिपार्टमेंट को अपने अपने हदूदों के यूथ के अंदर रहकर काम करना चाहिए, वो वहाँ पर आज भी इस नोटिफिकेशन की बाज़गश्त है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, रिटायर्ड सरकारी अफसर और मौजूदा जो हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये एक नोटिफिकेशन था, उसकी वजह से बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन मजबूर हो गए थे कि जनाब जो ऑर्डर है वो मानना पड़ेगा, वरना जो आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर लिख दिया जाएगा कि ये तो नाहल है, ये करप्ट है, ये है, वो है। बट ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं। आप कहीं पर भी अगर आप कुछ अच्छे अफसरान के सर्कल में उठते बैठते हैं या आपकी किसी दोस्त के, तो कहीं पर ये नोटिफिकेशन डिस्कस कीजिएगा उनसे और आपको आइडिया होगा कि अब जो चीज़ ऑपोजिशन के अंदर होते हुए गुनाह कबीरा थी और उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, अब सरे तस्लीम हम हर चीज़ को उठाकर ISI के एजेंसी के नीचे देते जा रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जाता कि जी हम अफसरान को रिकॉर्ड करेंगे या हम जो बॉर्डर के ऊपर लोग हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे या हमने कोई स्मगलिंग पकड़नी है उसके लिए रिकॉर्ड करेंगे। एक टाइम ब्रैकेट दे दी जाती जी महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो मैं कहता यार ठीक है, हमारे बॉर्डर्स इस तरह के हैं, हमारे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत वॉलेटाइल है, सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने पूरा 25 करोड़ का मुल्क जो है वो उठाकर आप हर बंदा जो है वो इतना इनसिक्योर कर दिया हुआ है। पहले ही कोई शरीफ आदमी जब बात करता था तो फ़ोन बंद करके गल करते थे, यार फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, मिल के बात करेंगे। अब तो कहानी खत्म होगी भाई। अब आप बेगम से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, वालिदैन से बात कर रहे हो, किसी दोस्त से बात कर रहे हो, कारोबार की बात कर रहे हो, दफ्तर में बात कर रहे हो, हर चीज़ ही मुझे तो कोई पता नहीं कि किन्हों किन्हों रिकॉर्ड किया जाएगा, किन्हों किन्हों रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सो इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आज आप हुकूमत में हैं, कल को आपने अपोजिशन में होना है। आज जो आप सारे नोटिफिकेशन करते जा रहे हो, कल को जनाब आपने इनकी कीमत देनी है। आज अपोजिशन इन चीज़ों के ऊपर मार खाएगी। अपोजिशन के मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इतना स्टूपिड रह गया हुआ है कि 2024 के अंदर वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन फ़ोन के ऊपर करेंगे कि जो इंटरसेप्ट होती हैं या जिनके ऊपर कोई उनका लगे कि उनको
पॉलिटिकली डैमेज किया जा सकता है। ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन लोग फ़ोन के ऊपर अब नहीं करते, ना ही करेंगे ऑनवर्ड्स आई गेस। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपके ये सारे जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स और वो जो सारी चीज़ें थी ना, उसके ऊपर आकर तारीख में आपकी हुकूमत को याद रखा जाएगा। 2022 वाला नोटिफिकेशन भी, अफसरान की वेटिंग वाला भी, और अब आगे ये कॉलिंग वाला। सो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी याद रखे जाए, वो दैट इज़ योर कॉल। अच्छा जी, एक और ख़बर, कल की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, तब मैंने देखा तो मुझे डाउट था कि शायद ये वही साहब हैं, लेकिन बहुत एजड हो गए हुए थे तो मैं पहचान नहीं सका। एक कैरेक्टर पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुए ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद बिल्ला साहब। ये डायरेक्टर ISI भी रहे थे अपने वक्त में, और फिर ये उसके बाद जब फौज से फारिग हो गए तो फिर उसके बाद DGI भी रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे। कल एक वीडियो सर्कुलेट हुई इस्लामाबाद से किसी घर की, कि पुलिस ने किसी घर पे रेड किया है या धावा बोला है, और वो कहानी ऐसी थी कि एक पोर्शन घर का खाली करवाना था। वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद बिल्ला साहब के साहबजादे उमर साहब जो हैं, उनका अपनी बहन के साथ इख्तलाफ है कि प्रॉपर्टी का, ये वो उनका ज़ाती मामला, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं उसके बहुत ज़रा डिटी ग्रिटी के अंदर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इम्तियाज़ साहब जो क्या हैं और कितने ताकतवर शख्सियत थे वो आपके सामने रखूँगा। 88-89 में ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल, आपको याद होगा, बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी। याद नहीं तो पढ़ा तो ज़रूर होगा, हम तो खैर पैदा भी पता नहीं हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत छोटे थे सारे। तो बीबी शहीद की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया था, और उसके पीछे जो सारी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग मुबैना तौर के ऊपर कहते हैं कि जनाब वो सारी प्लानिंग ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद बिल्ला साहब, इन दोनों की वो सारी प्लानिंग थी, या ये जो लोग थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, एग्जीक्यूट किया था ये सारा प्लान फेल हो गया था। मरियम बेनज़ीर शहीद की गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हो सकी थी, कोई 8, 10, 15 वोटों के फ़र्क से वो उन्होंने हाउस का कॉन्फिडेंस जीत लिया था, एंड शी रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये सारा जब प्लान अनवेल हुआ तो उसमें ब्रिगेडियर साहब फारिग हो गए थे, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बनते हैं 90 में आकर, तो वो उठाकर इनको DGI भी लगा देते हैं। सो बेसिकली ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी अफसरान में से या करीबी लोगों में से थे। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि वो शख्स कि जो हुकूमतें बनाता और गिराता रहा, जिसका इतना कलीदी किरदार था, आज एक ASI जो है वो उनको ये कह रहा है कि बुजुर्गों चुप करके खलो जाओ, आप बुजुर्ग आदमी हो, हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहते। एक ASI और DGI भी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, DG डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर ISI, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ बिल्ला। तारीख पढ़े तो ये बहुत ताकतवर शख्सियात में से एक शख्स रह चुके हैं, और वक्त ये आ गया कि अपना बेटा जो है वो अपने वालिद को के बारे में कह रहा है पुलिस के, आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, और वो आगे से पुलिस वाले कह रहे हैं कि यार बुजुर्ग आदमी मैंने की गिरफ्तार करा। 89-88 की उम्र होगी उनकी, इतनी एज है उनकी 1.5 साल की। सो आप कितने भी ताकतवर हों, एक वक्त आएगा कि आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि 90s का दौर हो, यही DGI भी हों, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद बिल्ला साहब, ये ASI और ये सारी पुलिस, इनकी जुर्रत भी थी कि उस गली में से भी गुजर जाते हैं जहाँ पर आज इस घर में इन्होंने रेड किया। ये हम सब के लिए निशान होता है, हम सब के लिए ये अल्लाह पाक में निज़ाम में दिखाता रहता है कि आज तुम ये हो तो तुमसे पहले जो थे वो आज क्या है। ये मिसाल देख लो, तुम्हारा भी फ्यूचर, तुम्हारा भी मुस्तकबिल कुछ इसी किस्म का होगा। ये अल्लाह पाक हम सबको दिखाता है। मतलब मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि हमारी एग्जाम्पल्स इर्द गिर्द से ही हमें अल्लाह पाक डे टू डे दिखाता है। हम मानते नहीं हैं, हम अंधे हो जाते हैं जब हम पे वक्त होता है, जब हम पे रोज होता है। बहरहाल वो उनका बहन भाइयों का मामला है, मुझे नहीं पता कि ब्रिगेडियर साहब किसके साथ हैं और उनका बेटा उमर किसके साथ है और कौन ठीक है कौन गलत है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि जो बंदा वज़रा आज़म को घर भेजने की साजिशें किया करता था, जो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड लगाया नवाज शरीफ साहब ने, उस बंदे की आज मिसाल आपके और मेरे सामने। कोई भी स्टेप लिया करें, कोई भी लफ्ज़ आपके मुंह से निकले तो सोच समझ कर लिया करें कि कोई पता नहीं कल को आपको और मुझे किस चीज़ की कीमत देनी पड़ जाए। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा, कि आप कमज़ोर इतने होते जाते हो। अब यही ब्रिगेडियर साहब जो है, इनके इंटरव्यूज़ मुझे याद हैं, इनकी रेफरेंसेस इनके याद हैं कि हर वो जो पुराना रिपोर्टर या पुराना सहाफ़ी था, आप किसी से भी बात करें तो, और स्पेशली कुछ जैले सहाफ़ी हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जिनको कुछ शगफ था, वो आप याद करें तो वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद बिल्ला साहब की बात ज़रूर करते हैं। आई डोंट नो, दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन। ये इसी तरह का निज़ाम है कि अल्लाह पाक हमें बार बार दिखाता रहता है।
کہ بھائی اے ہو جائے گا تو فیوچر ہاتھ ہاتھ رکھو. لیکن جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں، تب ہم کسی کی بات نہیں سنتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اسپیشلی کال کرتے ہوئے کسی دوست کو، بیگم کو اسپیشلی، والدہ کو، بہن کو اسپیشلی، دوستوں میں آپس میں بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہیے گا. اب آپ کی کالیں کسی بھی ٹائم کے اوپر ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا.